नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है और बीजेपी की कार्यकारिणी भी गठित हो गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। हो भी तो कैसे, सरकार तो बीजेपी की है लेकिन बनी कांग्रेस विधायकों के आने के बाद। ऐसे में दोनों को साधने की कवायद में पद कम पड़ रहे हैं, किसे सत्ता में जगह मिले और किसे संगठन में। ये संतुलन बनाने में पार्टी का पसीना छूट गया है, लेकिन इसके बाद भी नाराजगी है कि बरकरार है। तो विधायक मंत्री न बन पाने से नाराज हैं, तो नेता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और निगम मंडल में अध्यक्ष का पद न मिलने से परेशान है। ऐसे में बीजेपी ने इन्हें साधने का फार्मूला तलाश लिया है। असंतुष्ट नेताओं को पार्टी सहकारी बैंकों में अध्यक्ष बनाकर उन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा देने की तैयारी में है। सांसद विधायक भी जिला कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष बन सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश लागू कर दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान नहीं बना सके नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन ने नया फॉर्मूला खोज लिया है। असंतुष्ट सांसद और विधायकों को जिला कोऑपरेटिव बैंकों में अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार ने प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इसके साथ ही इन बैंकों के अध्यक्षों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा देने की तैयारी भी है। प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं। इनमें से छतरपुर, सतना, सीहोर में अध्यक्ष पदस्थ हैं, जिनका कार्यकाल 6 माह से 1.5 साल तक है, जबकि पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद को लेकर हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने सहकारी एक्ट में संशोधन कर प्रदेश के सांसद और विधायकों को 34 जिला सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक सहित अन्य सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बनाने का रास्ता निकाला है। दरअसल मंत्रिमंडल में सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह मिलने के कारण पार्टी की मूल विचारधारा वाले विधायकों को जगह नहीं मिल पाई है। इसी तरह प्रदेश कार्यकारिणी में केवल 2 सांसद संध्या राय भिंड और गजेंद्र सिंह बड़वानी तथा 3 विधायक बहादुर सिंह सोंधिया उज्जैन, मनीषा सिंह शहडोल तथा नंदिनी मरावी सिहोरा को ही जगह मिल पाई है, जबकि कई सीनियर विधायक ऐसे हैं जो ना तो मंत्री बन सके और ना ही उन्हें संगठन में पद मिल पाया है। ऐसे में सरकार ने इन्हें संतुष्ट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों में अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं हैं। ये मुझे लगता है असंतुष्ट और रेवड़ी, इसका कोई मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी है, मध्य प्रदेश में बेहतर चयन हो सके इसके लिए प्रयास होता है, और ये किसी के को संतुष्ट करना इस तरीके से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को मालूम है कि वो संगठन के स्तर पर काम कर सकता है तो उसको संगठन में स्थान मिलता है, जो सरकार में सम्मिलित हो सकता है उसको सरकार में सम्मिलित किया जाता है। बड़े अच्छे तालमेल के साथ संगठन काम करता है, इसलिए इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कानून में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो सरकार ने महसूस किया होगा कि हमको अगर अच्छे चयन करना है तो हमको कानून में परिवर्तन करना है, क्योंकि कानून में लगातार कोऑपरेटिव के मामले में कई बार ऐसा देखने में आया कि परिवर्तन होते रहते हैं। तो मुझे लगता है सरकार उसका मूल्यांकन करती है और आवश्यकता लगती है उसको तो उसमें परिवर्तन करती है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। मजेदार बात यह है कि प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 के जरिए शिवराज सरकार जो व्यवस्था बनाने जा रही है वो कभी कांग्रेस ने ही शुरू की थी। 80 के दशक में सहकारी और भूमि विकास बैंकों में कांग्रेस के नेताओं, पराजित प्रत्याशियों और विधायक सांसदों की ही ताजपोशी हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इसे सहकारी बैंकों को बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का चारागाह बनाने की कोशिश करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो सहकारिता क्षेत्र है उसको भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट गिरोह का चारागाह बनाना चाहती है। ये बहुत ही दुखद बात है। आज पूरा प्रदेश चारागाह बना हुआ है। जो सिंधिया गुट से लोग आए हैं वो उनको सेट करने में, उनको जो है मलाईदार विभाग बांटने में मध्य प्रदेश के पूरे संतुलन बर्बाद हो गए हैं।
लोग जो है अब सम्मेलन कर कर के जो है मध्य प्रदेश के विभाजन की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में ये सौदे की सरकार सौदे से निकल के अब जो है सहकारिता क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चारागाह बनाकर संतुष्ट करना चाहती है, लेकिन ये जनता का धन है, कायदे और कानून है, उनका उल्लंघन करने पर कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाएगी। खैर, इन आरोपों प्रत्यारोपों से इतर बात प्रक्रिया की करें तो बैंकों में अध्यक्ष बनने से पहले विधायक और सांसदों को बैंक का प्राथमिक सदस्य बनना होगा। इसके लिए वे ऋणी और अऋणी सदस्य बन सकेंगे। अध्यक्षों की नियुक्ति बैंकों के निर्वाचन के बाद की जा सकेगी, जो एक तरह से औपचारिक ही होने हैं। बैंक और सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं होने से इसमें सुप्रीम कोर्ट की दोहरे लाभ के पद की गाइडलाइन भी आड़े नहीं आएगी। हाँ, विधायकों और सांसदों की सहकारी बैंकों में तासपोशी से बीजेपी के उन नेताओं को झटका लग सकता है जिनकी जिलों में अपनी खुद की लॉबी है और इनमें से कई तो कई कार्यकाल से अध्यक्षी में कब्जा जमाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। इसके साथ ही कई हम कुछ और मेहमानों से भी जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस निर्णय के पीछे राजनीतिक हित लाभ क्या है और इसका असर बैंकों की वित्तीय स्थिति पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपको आपने दोनों पार्टियों के नेताओं को भी सुना और जो कुछ हमने सरकार ने जो कुछ निर्णय लिया है उसको देखें, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि वाकई सरकार बैंकों की स्थिति सुधारने को लेकर गंभीर है या अपने नेताओं को संतुष्ट करने पर उसका पूरा ध्यान है? देखिए मनोज जी, सहकारी बैंकों की जो स्थिति है इस टाइम पे वो कगार पे खड़ी हुई हैं, डूबने की कगार पर हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछली बार ही यही शिवराज सरकार ये निर्णय लेने वाली थी कि तेलंगाना, उत्तराखंड और केरल की तरह हम इस सहकारी बैंक को, जिला सहकारी बैंकों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो साख समितियां हैं वो सीधे कंप्यूटरीकृत हो गई हैं और सीधे मुख्यालय से जुड़ गई हैं। अपेक्स बैंक से ही इनका संचालन कर दिया जाए, जैसे कि अन्य राज्यों में किया है। उसके लिए बाकायदा दल भी बनाए गए थे, इसमें सहकारिता नेता सब शामिल किए गए थे, अधिकारी शामिल किए गए थे जो उन राज्यों का दौरा करने वाले थे और वहाँ की व्यवस्था देखने वाले थे, मॉडल देखने वाले थे, उसको यहाँ लागू करने की तैयारी थी। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से, मतलब कांग्रेस से आए लोगों के समर्थन में या सिंधिया खेमे के समर्थन में सरकार बनी है। तो इससे भाजपा के बहुत सारे विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनने से रह गए हैं। जिस तरह से आए बगाए हम देखने को मिलता है कि जैसे अजय बिश्नोई हैं, वो सवाल उठाते रहते हैं कि मंत्रियों में एक क्षेत्र का पूरा उपेक्षा हो गई है, बिंद की और आपके जबलपुर संभाग की। राजनीतिक मजबूरियों के कारण मनोज जी, मुझे लगता है कि अब ये वाला प्लान छोड़कर जो अब नया उन्होंने संशोधन किया है कि सांसद और विधायक भी उसमें अध्यक्ष बन सकेंगे। तो जो जिले की बैंकें बंद करने का जो योजना थी सरकार की, वो अभी फिलहाल टाल दी गई है, क्योंकि अभी परिस्थितियां राजनीतिक रूप से उसी है नहीं उस तरह की कि वो बंद किए जा सकें और खर्चे कम किए जा सकें। सांसद और विधायकों को क्यों उसमें समायोजित किया जा रहा है, अध्यक्ष क्यों बनाया है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राजनीतिक 11 मंत्री हैं सिंधिया खेमे के, बिल्कुल भाजपा के बन नहीं पाए। भाजपा संगठन युवा बन रहा है तो उसमें भी जो उनकी उपेक्षा हुई है सांसद और विधायक, तो अब उन लोगों को संतुष्ट कहाँ किया जाए। निगम मंडल हैं तो निगम मंडल में भी बहुत सारे दावेदार वो हैं जो सिंधिया खेमे से आए हैं और चुनाव हार गए मंत्री उनके, जो इनको मंत्री बनाया गया था, तो उनको भी निगम मंडल में लेना है और जो वरिष्ठ हैं उनको भी निगम मंडल में लेना है। तो अब और कहाँ बची हैं जगह, तो जगह ये सहकारी बैंकों में बची हैं, सारे जिलों में बची हैं, अपेक्स बैंक में बची है। तो यहाँ पे सांसद विधायकों को, वरिष्ठों को एक अध्यक्ष बनाकर उनको कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा, जिससे वो संतुष्ट हो सकें जो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये राजनीतिक ही निर्णय है और राजनीति से ही इसका लेन देन है मनोज जी। अभी राजनीति के कारण ही इसको अमल में लाया जा रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी कि जो डूबने की कगार पे बैंकों में और बोझ लादा जाए। यदि आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दोगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए गाड़ी घोड़े देना पड़ेंगे आपको, स्टाफ होगा, फिर उनके वेतन भत्ते होंगे। और वैसे ही जिस तरह से कृषि ऋण माफ किया था पिछली सरकार ने, तो हमने देखा है कि मनोज जी उसके कारण ही अपेक्स बैंक की और इन सहकारी बैंकों की हालत खराब हो गई। जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उस कर्ज माफी में चली गई है। तो बैंक बहुत दयनीय स्थिति में है।
कोई भी सरकारें रहीं, इन बैंकों का, सहकारी समितियों का उनने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। इसमें किसी एक दल की वो नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। समय के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। गांव-गांव तक इससे किसान जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना हुई थी वो सफल नहीं हो पाया। दूसरी वजह है कि आरबीआई का सीधा इस पर नियंत्रण नहीं रहता। वो अनुमति जरूर देती है मनोज जी इन बैंकों को, लेकिन उसका नियंत्रण रहता नहीं है। राजनीतिक एक नियुक्तियां रहती हैं जिलों पे और राज्य स्तर पर, वो उसका नियंत्रण करती हैं समितियों के माध्यम से। तो इस कारण जो उद्देश्य है इसका, एक तरह से वो उसमें विफल होता दिख रहा है। तो ये पूंजीपतियों, राजनीतिक संरक्षणों के कारण हम देख रहे हैं कि जब नोटबंदी का मामला आया था तब ऐसे कई ही सहकारी बैंकों की रिपोर्ट आई थी संदेह के घेरे में कि जिन्होंने गलत तरीके से नोटबंदी, ब्लैक मनी को वाइट कर दिया था। तो ये सहकारी बैंकें अब राजनीतिक अड्डा बन चुकी हैं। अपने अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विपक्ष। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी फोन लाइन पे जुड़े हुए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो सरकार का इसको निर्णय को कैसे देखा जाए। रंजन जी, जिस प्रकार से नियुक्तियों की बात हो रही है, एक समय यह था कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में माना जाता था ये बड़ा सेक्टर है और जो भी सरकारें रहती थी वो चाहती थी इस पर पूरा नियंत्रण रहे ताकि वो जनता तक पहुंच सके, अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत कर सके। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा इस खेल में शामिल नजर आए, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि विधायक सांसदों को अगर रास्ता निकाला जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बनाने का, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे इनमें से विधायकों या सांसदों को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब बैंकों की माली हालत पहले से ही खराब है किसान कर्ज माफ़ी के कारण, क्योंकि सरकार ने कर्ज माफ़ी तो कराई है लेकिन बैंकों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, तो ऐसे में ये दोगुना बोझ, तो इसको किस नज़र से देखें कि आप एक तरह से अपने नेताओं को तो संतुष्ट कर देंगे लेकिन जिस उद्देश्य से बैंकों का गठन किया उससे लाखों लाख किसानों का हित प्रभावित नहीं होंगे? मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जी, और जब भी रोजगार की बात होती है, किसानों की बात होती है, तो इतना बड़ा सेक्टर कि आप बहुत चीज इससे कर सकते हैं। रोजगार दे सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, उनकी तकलीफें दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने सही कहा कि पिछले सालों तो नहीं कहेंगे और दशकों में बोलूंगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर को राजनीति का एक क्षेत्र बना दिया गया है, जिसमें केवल उसमें ऐसे लोग बैठाए जाते हैं जिनका राजनीतिक पुनर्वास हो सके। बिल्कुल। पहले होता यह था कि जो एमएलए नहीं बन पाया, उनको टिकट नहीं दिया जा सका किसी कारण से, उसको अध्यक्ष बना दिया। हाँ, उसको अध्यक्ष, क्योंकि संतुष्ट तो करना है। बिल्कुल। जिलाध्यक्ष है और लोग हैं हर जगह, छोटे छोटे जगहों पे, बड़ी जगहों पे, हर जगह है, उनको संतुष्ट करना होता था। इसे राजनीति के पुनर्वास का केंद्र था। लेकिन अभी कुछ सालों में और खासकर पिछली सरकार आप देखेंगे तो आपने क्लियरली देखा कितना सरकार गई। बिल्कुल। क्योंकि जो पिछली सरकार थी बहुत समय तक अनिर्णय की स्थिति में थी, वो किसी को पोस्ट नहीं दे पाई, ऐसे लोगों को वो एकोमोडेट नहीं कर पाई और सरकार चली गई। लेकिन पहली नियुक्ति भी उन्होंने लेकिन अपेक्स बैंक में प्रशासक की थी, अशोक सिंह की। इसके बाद बाकी नियुक्तियां उन्होंने जाते जाते की। लेकिन वो एकमात्र नियुक्ति थी मनोज जी, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाए और फिर जाते जाते उन्हें आयोग में रखा, कुछ कहीं रखा, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तमाम आयोग बनाए जो विवादों में घिरे हुए हैं। और जो कि वो समझ गए थे सरकार नहीं बचने, तब उन्होंने किया। बिल्कुल। तो अभी जो बुनियादी अंतर था मनोज जी कि जो इस तरह के केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, ये उन लोगों के लिए था कि जिनको टिकट नहीं मिल पाया, जिनका वजूद था नहीं जीत पाए, उनको आपको खुश रखना था। लेकिन अब ये हो गया है कि जो भी विधायक बन रहा है उसकी पहली महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की होती है, वो चाहे पहली बार हो चाहे दूसरी बार हो। बिल्कुल। और कैसे उसको एडजस्ट कर, उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा कैसे करें, इसलिए दोबारा ऐसा कोई खेल ना हो जाए जो पिछली बार हुआ है, और ऐसा कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बीजेपी के लिए राजनीतिक मजबूरी बोल रहे या वर्तमान समय की मांग कर रहे हैं, उनको ऐसा करना पड़ रहा है जिससे उनको संतुष्ट रखा जा सके और पुरानी गलती फिर ना दोबारा दोहराए बीजेपी, जो कांग्रेस ने किया था। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसमें ये भी हो सकता था कि अगर आपको उपकृत ही करना है तो और भी सारे रास्ते, हमने देखा कि जब महापौर के जो नगर निगम चुनाव में उसमें आप टिकट दे सकते हैं, ठीक है, आप मौजूदा सांसद विधायकों को ना दीजिए, लेकिन जो बड़े नेता, आप जैसे आपने कहा कि जिनको पहले टिकट नहीं मिलता था उनको वहाँ एडजस्ट किया जाता था, उनको आप महापौर और इसमें एडजस्ट कर दीजिए। वो कम से कम बैंकों में तो ऐसे लोग बिठाइए जिनको कोऑपरेटिव की समझ हो, ताकि वो पार्टी के लिए दोहरा फायदेमंद होगा। एक तो आपका नेटवर्क मजबूत करेगा गाँव गाँव तक, दूसरा जो किसानों का आपने कहा कि रोजगार का एक
बड़ा जरिया। और ऐसे समय जब पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं, तो उन लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। और अमूल डेयरी इसका एक बड़ा उदाहरण है। गुजरात में उसने कैसी क्रांति की, और देश में जो दूध क्रांति हुई उसमें बड़ा योगदान अमूल डेयरी ने दिया। वो एक रोल मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया जा सकता है। बहुत बड़ी आपने बात की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मनोज जी, अगर हम सहकारी क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहेंगे बिल्कुल, तो संभव नहीं होगा। देखिए, जो गुजरात में क्रांति हुई उसके पीछे हाथ कौन है? हाथ किसका था? वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, ठीक है। गैर राजनीतिक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी चीज खड़ा कर दी। हम उसको इमुलेट करना चाहते हैं, उस मॉडल को लाना चाहते हैं, लेकिन जो उसका बुनियादी जो उसका स्ट्रक्चर था, जो फाउंडेशन था, वो खड़ा कैसे हुआ वो हम करना नहीं चाहते। होता क्या है, हम संस्था खड़ी कर देते हैं, लेकिन हम अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल राजनीतिक, वो दिक्कत वहीं पे आती है, बुनियादी प्रॉब्लम वहीं पे है, समस्या वहीं पे है। तो सरकार के पहले मन में मनसा तो हो, जो उनके दिमाग में हो, हाँ ठीक है, हम कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। और अगर पहली बार और ये कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, तो जो जो बुनियादी चीजें हैं, जो एलिमेंट्स उसके हैं, उसको लागू करना पड़ेगा। फिर ऐसी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी कि वहां पे हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को बैठाएं, उसको हम एकोमोडेट करें, उसको खुश रखें। फिर इसको नहीं करना पड़ेगा। तो इसको करके आप दोनों चीज नहीं कर सकते हैं, दोनों चीज साथ साथ नहीं चल सकती। क्योंकि अगर कंपैरिजन करें हम अमूल का और सांची का, तो हमारे सामने है कि नकली दूध से लेके यूरिया वाला दूध तक सांची में अगर खबरें आई थी कि टैंकर पकड़े गए हैं, तो ये तो और बुरी स्थिति है। अभी पकड़े जा रहे हैं मनोज जी, अभी भी। आप ये सोच लें, वह जो शंका हुई थी, शंका पहले थी, बाद में सही साबित हुई। अभी भी जो सिस्टम उसका सांची का अभी भी आप अमूल पे विश्वास करते हैं, सांची पे नहीं करते हैं। कारण एक जो सिस्टम है, जहाँ पे सरकार को ध्यान देना था, सरकार ने इतने कई सालों में ध्यान नहीं दिया। और अब अगर ध्यान देना भी चाहे तो पूंजी नहीं है जी। अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना भी चाहे, पूंजी कहाँ पे है मनोज जी? बड़ा सवाल है। चल रहा, कोरोना चल रहा है, हाँ। तो केवल उनके लिए यही मुफीद लगता है कि ठीक है, जो जैसा चलने दो, अभी तो किसी तरह से मैं आऊंगा रंजन जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अपेक्स बैंक के पूर्व प्रशासक अशोक सिंह जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, आप भी प्रशासक रहे अपेक्स बैंक के, तो माली हालत आपसे छुपी नहीं होगी उस बैंक की। और अब जो सरकार निर्णय लेने जा रही है कि विधायक और सांसदों को कोऑपरेटिव में जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसको किस नजरिए से देखें? इससे क्या वाकई बैंकों की स्थिति सुधरेगी या और स्थिति और बदतर होगी? नहीं, देखिए, पहले जो है सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं जी, पिछले भारतीय जनता पार्टी शासन के कार्यकाल में कमजोर हुई है जी। कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो उन्होंने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया। और बैंक की जहां तक माली हालत का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018-19 में मात्र 21 करोड़ का प्रॉफिट था जी, जो इस कार्यकाल में बढ़ के 175 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन सर, बीजेपी तो आरोप लगाती रही है कि जो किसान कर्ज माफी हुई है उससे माली हालत खराब हुई कोऑपरेटिव बैंक की, और सरकार ने किसान कर्ज माफी तो कराई, लेकिन उसके एवज में जो पैसा मिलना था वो नहीं दिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत आरोप है। किसानों के जो कर्जा माफ किया उससे बैंक की माली हालत कोई खराब नहीं है। बैंक की माली हालत तो और मजबूत नहीं। 175 करोड़ रुपए प्रॉफिट कहाँ से आता, बताइए आप जी। और जहाँ तक सवाल है किसानों के लिए कर्ज माफी एक कांग्रेस सरकार का, कमलनाथ जी की सरकार का बहुत बड़ा कदम था, और जिससे किसानों को काफी जो है कर्ज से मुक्ति मिली है, नहीं तो वो कर्ज के जाल में लगातार फंसते जा रहे थे जी। हमारे साथ भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय तिवारी जी भी जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं। अशोक जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। विजय जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी, आपको धन्यवाद बहुत। विजय जी, जिस प्रकार से नियुक्तियों की बात हो रही है कोऑपरेटिव बैंक में कि जो एमएलए हैं या जो आपके सांसद हैं उनकी, अशोक सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में सहकारिता की जो बैंक है उनकी हालत खराब हुई थी। 21 करोड़ की उनकी केवल प्रॉफिट था, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में 175 करोड़ हो गया है। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या राजनीतिक नियुक्तियों के बाद इसको ठप करना चाहते हैं? क्योंकि आप ये आरोप लगाते रहे थे कि किसान कर्ज माफी के बाद बैंकों की माली हालत खराब हुई, और अशोक सिंह जी कह रहे हैं कि बैंकों की माली हालत में सुधार हुआ है। नहीं, कांग्रेस की सरकार में जो है कोऑपरेटिव बैंक के और अपेक्स बैंक सब घाटे में थी जी, और ना इन्होंने चुनाव करवाए किसी बैंक का, और इनकी भी जो नियुक्ति हुई थी अपेक्स बैंक में, वो भी जो
एक्ट सहकारी एक्ट के अनुकूल इनकी नियुक्ति नहीं होती जी अशोक सिंह जी की जी। तो कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ किया नहीं इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट में। मैंने आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया, मतलब आपने भी नहीं किया और उनने भी नहीं किया। नहीं, हमारे टाइम पे तो प्रॉफिट में थी, फायदे में थी, सारी बैंकें सब फायदे लेकिन वो अशोक जी से भी जवाब ले लेते हैं। अशोक जी आपकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 21 करोड़ के प्रॉफिट से 175 करोड़ तक पहुंचा दिया था आपने। जी 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 बिल्कुल है। और जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंकों का है, उनकी भी अगर आप बैलेंस शीटें देखेंगे तो वो काफी ठीक हुई, नहीं तो कई सारी बैंकें ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी। जी विजय जी, सवाल ये नहीं है, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। जी जी बिल्कुल। और मेरा तो कुल मिला के ये कहना है, ये किसानों की बैंक है और इसको मजबूत करने का काम करना चाहिए सरकार को, सरकार चाहे जो भी हो, क्योंकि ये गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए तो ये गांव में वरदान है। नहीं तो वहाँ जो लोग ब्याज पे जो किसानों को देते हैं, साहूकारों के चुंगल में जो फंसते हैं, वो 24, 36, 48% तक देते हैं जी। तो उसके कारण वहाँ किसानों के पास, छोटे किसानों के पास आगे भविष्य में जमीन ही नहीं रहने वाली है। तो मेरा तो सुझाव ये है कि कुल मिला के इस बैंक को मजबूत करके वहाँ किसानों की मदद करने का काम इस बैंक को करना चाहिए। क्या कहेंगे तिवारी जी, ये तो एक अच्छा प्रयास है, अच्छा सुझाव है। कौन सा सर? कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत किया जाए ताकि किसानों की ज़्यादा मदद हो, लेकिन आपका फोकस तो आपके जो नाराज नेता हैं उनको एडजस्ट करने, उनको रेवड़ी बांटने में ज़्यादा, बजाय किसानों की चिंता करने के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक के और अपेक्स बैंक के चुनाव जो है पिछले करीब 5-6 साल से नहीं हुए, सोसाइटी के चुनाव भी नहीं हुए। तो सर 1.5 साल पहले तक तो आप ही की सरकार थी, 2 साल पहले तक इसके इलेक्शन नहीं हुए, चुनाव आ गए थे, इसके कारण नहीं हो पाए। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव, इसके कारण इसके कोऑपरेटिव की सहकारिता के चुनाव नहीं हो पाए। नहीं, इससे साफ है कि सरकार की प्रायोरिटी में कोऑपरेटिव नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी में क्यों, किसानों से जुड़ा हुआ है ये तो जी। इसके चुनाव होना चाहिए, 5 साल में होना चाहिए। हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की अच्छी खासी समझ रखते हैं। मुझे लगता है एक छोटा छोटा सवाल दोनों गेस्टों से आप भी कीजिए। पहली बात तो मेरा ये सवाल है कि जो सहकारी समितियां हैं, पहले भी विवादित, जो नीचे जमीन पे काम करती हैं, उनको उसमें आना चाहिए। तो अध्यक्ष चुनकर आप सांसद विधायकों को बना रहे हो, तो ये कहीं टकराव नहीं होगा? नहीं, सांसद विधायक का नहीं है इसमें प्रश्न। प्रश्न क्या है इसमें, निर्वाचन अगर होगा तो किसानी जीत के आएगा, चुनाव अगर होंगे तो किसानी जीत के आएगा। तो नेता तो अपने हिसाब से किसान हो ही जाते हैं ना। नहीं, वर्तमान में क्या है, अभी प्रशासक बैठे हो, गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे, 4,500 सोसाइटियों में इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर जो है वो इसके प्रशासक है, जबकि एक सोसाइटी में 11 संचालक निर्वाचित होते हैं, एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है जो उसका संचालन करता है। तो सारी ये पूरी सोसाइटियां बंद पड़ी हुई, पूरी बैंक बंद पड़ी, अपेक्स बैंक बंद पड़ी है। इसमें पब्लिक के लोग जीतना चाहिए, पब्लिक के लोग को नॉमिनेशन होना चाहिए। जो उसके सोसाइटी के सदस्य हैं, कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य हैं, जो अपेक्स बैंक के सदस्य हैं, उनका इसमें वो होना चाहिए। प्रशासक जो है ये इसका अल्टरनेट नहीं, प्रशासक गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि दोनों चीजें हैं, कि एक तो ये है कि जो नीचे से चुनाव होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, आप थोपने की बात कर रहे हैं, और जो प्रशासक बैठे हैं वो आपको लगता है किसानों की समस्या को उतने अच्छे से समझ पाते हैं? क्योंकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी आएगा वो किसानों की समस्या को बेहतर समझेगा, वो ये देखेगा कि उनको समय पे लोन मिल जाए, समय पे उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। लेकिन जो आपके लोग, जो अधिकारी जो बैठते हैं, वो उनकी चिंता बजाय इसके कि किसानों की मदद हो, वो इस बात में ज़्यादा कागजी कार्रवाई में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और वो हर संभव होता है तो अड़ंगे लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें सीधा है कि जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, वो सदस्य इसमें प्रशासक होना चाहिए, गवर्नमेंट के अधिकारी प्रशासक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है। बिल्कुल बड़ी बात। अगर गवर्नमेंट के अधिकारी बैठेंगे तो वो गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं वो किसानों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, न किसानों की पृष्ठभूमि के हिसाब से उनकी सोच है जी। इसमें सोसाइटी के जो सदस्य हैं उसमें से ही प्रशासक उसमें से बनाया जाए, और वो प्रशासक जो है उसका संचालन करे निर्वाचन तक। अगले निर्वाचन में जो कमेटी जीत के आए वो कमेटी इसका संचालन करे। तो क्या किसानों का इसमें हित जुड़ा हुआ है, पैसा इसमें किसानों का है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है जी। इसमें सदस्यों का अंश है, सदस्यों का पैसा है, पब्लिक का डिपॉजिट है। तो इसमें सदस्यों की के बीच में से ही किसी को प्रशासक बनाना चाहिए या प्रशासकीय कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन
तिवारी जी, जिस तरह से अन्य बैंकों में प्रशासक होता है, वो वित्तीय जानकार होता है, विशेषज्ञ होता है, यहाँ आपके आईएएस को बना देते हैं आप, तो वो जो उसको जानकारी नहीं रहती वित्तीय और राजनीतिक दबाव में वो निर्णय नहीं ले पाता, और एक और चीज तिवारी जी, क्यों ना वित्तीय कई जगह जो जानकार भी थे, लेकिन कई हमने देखा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव क्षेत्र के बैंक डूब गए हैं। महाराष्ट्र के उदाहरण है। नहीं, जो कॉर्पोरेटिव क्षेत्र के जो बैंक जो डूबे हैं उसके पीछे कारण है भाई, आप ये व्यक्ति संस्था है, इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक का पैसा कहाँ लगाना है, जहाँ चेकआउट हो 100% वापसी हो जाए, ऐसी जगह पे वो पैसा लगाया जाए, ऐसे व्यक्ति को कर दिया जाए जो पैसा वापस हो जाए। अब मालूम पड़ा पॉलिटिकल लोग इस पर दबाव डाल के और इस पर फाइनेंस करवा देते हैं या अन्य जगह पे डिपॉजिट करवा देते तो वो पैसा डूबेगा। बिल्कुल इस तरह की जो स्थितियां हैं कॉर्पोरेटिव सहकारी समितियों में ये हुई हैं, ये महाराष्ट्र में हुई है, अन्य जगहों पे भी हुई। जितनी बैंक के जो घाटे में पहुंची उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसमें पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है, डिपॉजिट है, और वो डिपॉजिट गलत जगह पे लग जाएगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जिसका डिपॉजिट है उसको तो पैसा वापस देना पड़ेगा। जो शेयर होल्डर है, जो अंशधारी सदस्य है, उसका अंश तो उसको वापस देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो सहकारी समितियों में अच्छे लोग उसमें जीतना चाहिए, और जो जिसका अंश लगा हुआ है वो अगर सहकारी समिति में वो प्रशासक होगा या वो उसमें अध्यक्ष होगा या चेयरमैन होगा, तो वो समिति के लिए वो अच्छे तरह से काम कर सकेगा। वो सोच समझ के काम करेगा कि भाई हमारा पैसा जो धन लगा हुआ है वो हमारा सिक्योर है, जिस जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो इसकी क्या गारंटी होगी कि जो प्रशासक बनेगा समिति से आएगा उस पर राजनीतिक दबाव नहीं, वो भी तो राजनीतिक क्षेत्र से ही आएगा ना। क्योंकि जो आप जवाब दे, जो आप बात कर रहे हैं उसी में आप उसी का जवाब है जो सरकार निर्णय ले रही है। नहीं, प्रशासक जो अगर सोसाइटी का सदस्य होगा तो वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, क्योंकि सोसाइटी में उसका हित लगा हुआ है। वो किसान उससे जुड़ा हुआ है, उसकी फसल उसमें जाती है, खरीदी होती है, वो खाद लेता है, बीज लेता है, लोन लेता है, अंतरिक की सारी सुविधा। उसको मालूम है कि अगर ये सोसाइटी घाटे में चली गई तो कल मुझे लोन नहीं मिलेगा, कल मुझे यहाँ से खाद फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। यानी किसान तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक नेता तो उसको सोचना होगा। बहरहाल आप समय इजाजत नहीं दे रहा। तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने की धन्यवाद। ब्रजेश जी एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए मनोज जी, जो मोदी जी अध्यादेश लेके आए थे कि आरबीआई के अधीनस्थ ये हो जाना चाहिए, उस दिशा में कदम उठना चाहिए कि प्रशासक जो हो वो वित्तीय और आर्थिक जानकार हो। जो आईएएस हम आप बिठा देते हैं, और जिस तरह से तिवारी जी कह रहे हैं कि समिति में चुन के आएगा किसान, वो भी राजनीति से ही जुड़ा रहता है, राजनीतिक क्षेत्र से रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से काम कर सकेगा। यदि इन बैंकों का उत्थान करना है अपन को, सही दिशा में ये काम कर सके, तो इनको आरबीआई के अधीन, जैसे अन्य बैंक को रिपोर्ट देते हैं 7 दिन में, और जरूरी होती है तो पर डे रिपोर्ट देते हैं, इन बैंकों को भी आरबीआई के नियंत्रण में कर देना चाहिए और उनको रिपोर्ट देनी चाहिए। मैंने जवाबी दही तय हो जाना चाहिए कम से कम। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो मंशा है और जिस प्रकार से असंतुष्टों को साधने का प्रयास है वो अपनी जगह है, लेकिन ये चिंता की जाना चाहिए, इससे लाखों लाख किसान जुड़े हुए हैं, और उस सेक्टर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र और तमाम सारे राज्यों के उदाहरण हमारे सामने, कई सारे प्राइवेट बैंक हमने देखे हैं जो कि जरा सी गड़बड़ियों के कारण या कहे कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण ढह गए और हजारों लाख लोग उससे कारण परेशान हुए। तो मध्य प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेगी तो उम्मीद की जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं किसानों का हित जरूर छुपा हो, फिर चाहे वो नेताओं की नियुक्ति हो चाहे अफसरों की नियुक्ति हो, लेकिन जनता सर्वोपरि होना चाहिए, किसान सर्वोपरि होना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।